हेलो एवरीवन, दिस इज नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। नमस्कार मित्रों, ये है नरेश आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी एग्जाम के लिए जीके जीएस के सभी सब्जेक्ट यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जा चुके हैं। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो दिए गए, तो देन आप उनको वहां से सुन सकते हैं और फिर जीके जीएस के लिए कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस के लिए सभी सब्जेक्ट पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के और वहां पर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे, तब उसमें आपको एसएससी के रिगार्डिंग कंप्लीट जीके जीएस मिल जाएगा। तो आज उसी श्रृंखला में हमारा ये नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? द राइट आंसर इज आयरलैंड। You know, Ireland is a country of European continent, and the DPSP have mentioned in part 4 of Indian Constitution from Article 36 to 51। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से लिए हैं और आयरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इन तत्वों को भारतीय संविधान के भाग 4 में लिखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। The next question is the provision of uniform civil code has been made under which article? समान नागरिक संहिता का विधान किया गया है। The right answer is C, Article 44। Uniform Civil Code have been mentioned in Article 44, but it has not been executed in India yet the year of 2023, and definitely it is instructing to the Indian states immediately should be implemented। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, लेकिन अभी तक वर्ष 2023 तक इसको भारत में लागू नहीं किया गया है और यह एक नीति निर्देशक तत्व है जो राज्य को लगातार इस दिशा में इसको लागू करने के लिए निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सिंबल ऑफ इंडियन रिपब्लिकन सिस्टम। भारत में गणतंत्र व्यवस्था का प्रतीक है। Right answer is B, this is the Indian President। Indian President is referred as the symbol of Republican system, which means Indian President being a head of the Indian state, he is elected however by the indirect manner। तो भारत के राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र व्यवस्था के प्रतीक हैं और गणतंत्र व्यवस्था का अर्थ होता है जिसमें राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष हैं और वे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? राइट आंसर इज सी, दिस इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यू नो, Abdul Kalam was mainly a scientist and he contributed for the development of Agni missile in India, and his efforts are very helpful for the Indian defense sectors। However, later on he became the president of India। तो अब्दुल कलाम आजाद मुख्यतः भारत के रक्षा वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत में अग्नि मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया
और फिर बाद में वो भारत के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द इंडियाज फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट? भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हैं? The right answer is B. This was the V.V. Giri. Varaha Venkat Giri became the first acting president during 1969. तो V.V. गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं 1969 की अवधि में। The next question is, the person who became unopposed president in the period 1977 to 1982, एकमात्र राष्ट्रपति जो 1977 से 1982 की अवधि में निर्विरोध निर्वाचित हुए। The right answer is D. This was the Neelam Sanjeev Reddy became the unopposed president. भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। हाउएवर हु हैड बीन अ लोकसभा स्पीकर। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे थे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो ओवर द बिल्स ऑफ पार्लियामेंट। भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने संसद के विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। The right answer is C. This was the Gyani Jail Singh in 1986 who exercised veto power on Post Office Amendment Bill of the Rajiv Gandhi government. ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था और यह विधेयक उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार ने उनके पास हस्ताक्षर के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने इसको हस्ताक्षर नहीं किया और बाद में सरकार ने इसको वापस लिया। हु सब्सक्राइब ओथ टू द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? द राइट आंसर इज बी. दिस इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति की शपथ प्रक्रिया तीसरी अनुसूची में नहीं है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत इसको मेंशन किया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्ड ओथ टू द इंडियन प्रेसिडेंट विच इज नॉट मेंशन्ड इन द थर्ड शेड्यूल। हु रोट हुमायूंनामा? हुमायूंनामा की रचना किसने की? The right answer is B. This was the Gulbadan Begum. Gulbadan Begum was the daughter of Mughal Emperor Babur or sister of Emperor Humayun, and she wrote the Humayunnama in Persian language. हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। उन्होंने इस ग्रंथ को फारसी भाषा में लिखा है। Whom did Babur defeat in the Battle of Kanwa of 1527? 1527 के खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया? Right answer is C. This was the Rana Sanga, Hindu ruler of the Mewar state of Rajasthan, and this was the political cause between them. And at the eve of Battle of Khanwa, Babur shouted a slogan of jihad. तो बाबर जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं, उन्होंने मेवाड़ के हिंदू शासक राणा सांगा को इस युद्ध में पराजित किया और इस युद्ध से पहले उन्होंने जिहाद का नारा भी दिया था। Who led Akbar's army in the Battle of हल्दी घाटी in 1576? हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था?
राइट आंसर इज बी, दिस वॉज द मानसिंह, रूलर ऑफ आमेर और द प्रेजेंटली जयपुर स्टेट, एंड दैट टाइम हु वॉज ए कमांडर इन द मुगल कोर्ट। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया, जो उस समय आमेर राज्य और आज के जयपुर रियासत के राजा थे, और मुगल कोर्ट में वो आर्मी के कमांडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए देसाला मेथड वॉज इंट्रोड्यूस बाई, आइन ए देसाला पद्धति किसके द्वारा लागू की गई? The right answer is B, by the Todermal. Todermal was the finance minister of Mughal Emperor Akbar, and he introduced the system in 1580. This was a revenue system of the Mughal Empire. यह पद्धति मुगल सम्राट अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने लागू की थी 1580 में। इसके द्वारा उन्होंने मुगल साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए नई राजस्व व्यवस्था को लागू किया था। अकबरनामा एंड आईने अकबरी वर कंपोज्ड बाय, अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई? द राइट आंसर इज डी, दिस वॉज द अबुल फजल। अबुल फजल वॉज द नवरत्न एंड कोर्टियर टू द मुगल एम्परर अकबर, एंड हु रोट ओरिजिनली अकबरनामा इनटू द 3 पार्ट, and Ain Akbari is the 3rd part of this text. अकबरनामा ग्रंथ अबुल फजल ने लिखा। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहने वाले एक विद्वान और नवरत्न थे। उन्होंने अकबरनामा को फारसी भाषा में लिखा है 3 भागों में, वह इसके तीसरे भाग का नाम है आईने अकबरी। Who was the Hindu in the Mughal period to whom the largest mansab of 7,000 was given? मुगल काल में कौन सा हिंदू था जिसको सबसे बड़ा 7,000 का मनसब दिया गया था? द राइट आंसर इज ए, दिस वॉज द मानसिंह, रूलर ऑफ आमेर और जयपुर, हु वॉज गिवन द हाइएस्ट मनसब 7,000। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल एम्परर अकबर इन इंडिया, एंड दिस वॉज अ ब्लेंड ऑफ सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स। मनसबदारी सिस्टम मुगल सम्राट अकबर ने भारत में लागू किया था। यह सिविल और सैनिक सेवा का एक मिश्रण था, और मानसिंह आमेर के राजा अकेले हिंदू थे उस समय जिनको सबसे ऊंचा मनसब अकबर ने दिया था। इन विच ईयर डिड अकबर द जिजिया टैक्स ऑन हिंदूज, अबोलिश द जिजिया टैक्स ऑन हिंदूज? अकबर ने कौन से वर्ष में हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त किया? राइट आंसर इज बी, इन द ईयर ऑफ 1564। जजिया टैक्स वॉज फर्स्ट इम्पोज ऑन हिंदूज ऑफ सिंध एंड गुजरात इन 712-13 बाय द मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में जजिया कर सबसे पहले 712-13 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सिंध और गुजरात के हिंदुओं पर, और उसके बाद से कंटिन्यू लगा हुआ था। प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अमाउंट विभिन्न कैटेगरीज के हिंदुओं को कर चुकाना होता था। अकबर ने पहली बार इसको समाप्त किया 1564 में, औरंगजेब ने इसको दोबारा से फिर लगा दिया था। What was the original name of तानसेन, the court musician of अकबर? अकबर के दरबारी संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? The right answer is C, this was the Ramtanu Pandey. Tansen was the great musician and he did important work in the different musical style, mainly the Dhrupad style, and he wrote so many texts and introduced the different kinds of rag dedicated to Akbar and the other objects. तानसेन अकबर के दरबार के महत्वपूर्ण संगीतज्ञ थे जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया,
और ध्रुपद गायन शैली में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, कई रागों की रचना उस समय की। Who is called the chief architect of 5-year plans in India? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य शिल्पी किसे कहा जाता है? Right answer is B. This was the P.C. Mahalanobis. Praful Chand Mahalanobis was the chief architect of 5-year plan, and India adopted the 5-year plan from that time of USSR, now the Russia. Or the first 5-year plan was introduced in April 1951 and lasted till the 1956. भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का शिल्पी पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। भारत ने पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट उस समय के सोवियत संघ या रूस देश से लिया। पहली पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 में शुरू की गई, 1956 तक यह जारी रही। Which sector has the maximum contribution in the national income of India? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? The right answer is the C. This is the tertiary sector. Has the greatest contribution in national income of India and which is about 60%. तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, जो लगभग 60% के आसपास है। Who released the data of national income and per capita income in India? भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े कौन जारी करता है? The right answer is C. This is the Central Statistics Office, CSO, which was founded in 1951 and it released the data on national income and per capita income. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसकी स्थापना 1951 में हुई। भारत में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आंकड़े जारी करने का उत्तरदायित्व तो इसी संगठन का है। Which state has the highest gross state domestic product? किस राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद सर्वाधिक है? Right answer is D. Maharashtra has the greatest amount of state GDP in India. महाराष्ट्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारत में सबसे अधिक है। Which is the oldest bank of India? भारत का प्राचीनतम बैंक कौन सा है? The right answer is B. This is the Bank of Hindustan, founded in 1770, कोलकाता। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसकी स्थापना लगभग 1770 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। इसे भारत का प्राचीनतम बैंक माना जाता है। When was the Reserve Bank of India Act made? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कानून कब बनाया गया? राइट आंसर इज डी, 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। 1934 में इसका कानून बनाया गया और इस कानून के तहत यह बताया गया है कि आरबीआई की जो 2 लिस्ट हैं और उन लिस्ट में बैंकों को किस तरीके से एनरोल किया जाता है। Which system of note issue is applicable in India? भारत में नोट निर्गमन की कौन सी प्रणाली लागू है? राइट आंसर इज ए, मिनिमम रिजर्व कोर्स is applicable in India, according to which about
200 crore rupees, a minimum amount is kept behind the न्यू करेंसीज इश्यूज इन इंडिया। तो भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है, जिसके अनुसार सरकार यदि नए नोट छापती है तो कम से कम 200 करोड़ रुपए उसके पीछे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है। Who among the following signed the 10 rupees नोट? 10 रुपए के नोट पर निम्न में से कौन हस्ताक्षर करता है? The right answer is D. This is the governor of RBI who signed all the notes above the denomination of 1 rupees. 1 रुपए से अधिक मूल्य के सभी कागज के नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर सिग्नेचर करता है, जबकि 1 रुपए का नोट जो है तो कागज का, उस पर वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव सिग्नेचर करता है। Before the year 1947, which country had डूरंड लाइन विद इंडिया? वर्ष 1947 से पहले कौन सा देश भारत के साथ डूरंड रेखा बनाता था? The right answer is B. This was the Afghanistan. Durand line was drawn in 1893 and it is about 2670 km. But now it is an international border between पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। डूरंड रेखा अंग्रेजी सरकार ने खींची थी जब भारत पर अंग्रेजी शासन था 1893 में, और यह लगभग 2670 किलोमीटर लंबी है, किंतु वर्तमान में यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। विच इज द ओरिजिन ऑफ ताप्ती रिवर? ताप्ती नदी का उद्गम कौन सा है? The right answer is B. This is the Multai Hills of Madhya Pradesh in Satpura range, and Tapti River is about 800 km long and it flows through the Madhya Pradesh and Maharashtra border, finally enter into Gujarat and ended into the Gulf of Cambay, which is a part of Arabian Sea. ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में मुल्टाई पर्वत श्रेणी से निकलती है जो सतपुड़ा पर्वत पर है, और ताप्ती नदी लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के साथ यह फ्लो करती है, गुजरात में प्रवेश करती है और अंतिम रूप से यह खंबात की खाड़ी में समाप्त होती है जो अरब सागर का पार्ट है। विद विच कंट्री इंडिया फॉर्म द रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन? रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत किस देश के साथ बनाता है? The right answer is C. Radcliffe is a international border between India and Pakistan, and it was drawn on the 17th August 1947. तो रेडक्लिफ सीमा रेखा भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का नाम है जो 17 अगस्त 1947 को निश्चित की गई थी। सिरिल रेडक्लिफ अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सीमा रेखा का निर्धारण उस समय किया था, उनके नाम पर ही इसको रखा गया है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? The right answer is C. This is the Anaimudi Peaks, which is about 2695 meter high, and now it is located in Kerala state on the Annamalai Hills. अनाईमुडी चोटी वर्तमान केरल में है, 2695 मीटर ऊंची है और यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। Which river divides the छोटा नागपुर प्लेट्यू into 2 parts? कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? The right answer is C. This is the Damodar River. Damodar River, which originates from the Chota Nagpur Plateau and divides the river, divides the plateau in 2 parts.
विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? The right answer is C. This is the Godavari river, which is about 1465 meter long and which originates from the Triambak hill of Maharashtra ended into the Bay of Bengal. गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 1465 मीटर लंबी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। Which soil is called the रेगुर? रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? The right answer is D. This is the black soil. Black soil which is formed by the volcanic lavas. तो काली मिट्टी जो दक्षिण भारत में मुख्यतः पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में, और यह ज्वालामुखी लावा से बनी है और इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। माजुली आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच रिवर? माजुली द्वीप कौन सी नदी में स्थित है? द राइट आंसर इज बी. दिस इज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड माजुली आइलैंड सिचुएटेड इन द आसाम स्टेट विद इन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम राज्य में और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो एसएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को मैं दोबारा से रिमाइंड करना चाहूंगा कि आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी नोट्स की आवश्यकता नहीं है। जीके जीएस के सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अलग अलग डिस्कस किया है। अगर आप वहां से उसको सुन लेते हैं और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं तो फिर आपका जीके जीएस बहुत साउंड हो जाएगा, फिर आपका एग्जाम नहीं रुकेगा। ठीक है, थैंक यू।